फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, पिछले 6 महीने से मैं लगातार आपको बताते चला आ रहा हूं कि हेडमास्टर का एग्जामिनेशन होगा, निश्चित ही होगा, इसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी। और वही हुआ, बीपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया। लगातार अपडेट के साथ मैं आपके बीच में आता रहा हूं, साथ ही इसकी तैयारी भी बहुत हद तक मैंने आपको करानी शुरू भी कर दी है। और आप मेरे पिछले बहुत सारे वीडियो में आप इन चीज़ों को देख सकते हैं कि मैं प्रधानाध्यापक की तैयारी आपको कराते आ रहा हूं और आगे भी कराते रहूंगा। मैंने पिछले वीडियो में ये बातें कही थी कि अगर ये सोचते हैं कि इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा, हाई कोर्ट में इस पर स्टे लग जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा, पर ऐसा नहीं हुआ। और जो मेरी बातें थी वो 100% सही साबित हुई। आज मैं आपको इसके जो बीपीएससी ने इस एग्ज़ाम को लेकर के, यानी हेडमास्टर एग्ज़ाम को लेकर के जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया है, उसको एक एक करके आपके बीच में रखने जा रहा हूं। साथ ही जो सिलेबस जारी किया है, जो मैंने पहले भी आपको बहुत सारे संभावित सिलेबस भी बताया था, वो लगभग उसी तरह का सिलेबस है दोस्तों। कुछ विशेष फर्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो मेरी सभी बातों पर मुहर लगी है। तो मैं आपको ये बात भी बता दूं कि आने वाले समय में कुछ ही दिनों में हेड टीचर का जो एग्जाम होगा उसका भी नोटिफिकेशन बीपीएससी जारी कर देगा। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। तो आपको, या तो आप प्रधानाध्यापक के लिए एलिजिबल हैं या आप प्रधान शिक्षक के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। चलिए हम लोग इस पर एक एक करके देखते हैं। और दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाला जो हेडमास्टर से रिलेटेड वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, क्योंकि मेरे चैनल पर इसकी तैयारी लगातार जारी रहेगी। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जो विज्ञापन है, उसे आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ये आपको आपके व्हाट्सएप पर भी आ चुका होगा। जिस तरह से ये वायरल हो रहा है, मैं आपको इस पर जो मूल चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूँ। सबसे पहले जान लीजिए, इसका जो विज्ञापन संख्या है वो 2022 है। कुल जो पद हैं 6421 हैं। इसमें आरक्षण वाइज सीटों को बांट दिया गया है। आरक्षित के लिए आप जो ये सामने आपका स्क्रीन है उस पर आप देख रहे हैं, आरक्षित वर्ग के लिए कुल कितने सीटें हैं, इसमें महिलाओं के लिए कितनी बांटी गई है। इसी तरह से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जो सीटें आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं वो निर्धारित की गई हैं। दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं कि ये जो विज्ञप्ति आई है हेडमास्टर की, इसका वेतनमान क्या होने वाला है। तो वेतनमान जो है वो 35,000 रुपये निर्धारित की गई है। और इसमें क्या इंक्लूड रहेगा, जो सरकार के द्वारा समय समय पर जो भत्ते होते हैं, जिसके तहत आपको डीए होता है, एचआरए होता है, मेडिकल अलाउंस होता है। अगर इन सबको इंक्लूड कर दिया जाए तो 50,000 प्लस ये जो वेतन इनको मिलेगा दोस्तों, जब नियुक्ति हो जाएगी इनकी। शैक्षणिक योग्यता के रूप में बात कर लें तो भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो, ये दोनों होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ, देखिए क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी आपको पीजी उत्तीर्ण होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी गई है। यानी 50% की जगह इन्हें 45% अंक के साथ पीजी की डिग्री यानी स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए, इनके पास उत्तीर्ण होना चाहिए इन्हें। साथ ही जो मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार द्वारा मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जाएगा। मैं इसे जानबूझ करके पूरा पढ़ के आपको सुनाया क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
नंबर थर्ड क्या है जो शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए? बीएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, बीएससी एड उत्तीर्ण होना चाहिए। ये जो है टेक्निकल आपको जो योग्यता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं 2022 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक अगर आप हैं तो आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत अगर आप माध्यमिक शिक्षक हैं तो माध्यमिक शिक्षक के पद पर अगर आप आसीन हैं तो उसके पर अगर आप आसीन हैं तो आपको 10 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय से माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा, अगर आप शिक्षक के रूप में इन सभी से बिलोंग करते हैं। राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत अगर आप +2 के शिक्षक हैं और उस पर लगातार आपका जो सेवा होना चाहिए वो 8 वर्ष की होनी चाहिए। सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा। यानी दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गया, अगर आप प्राइवेट स्कूल में भी हैं तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चयन प्रक्रिया पर बात कर लेते हैं। इसमें लिखित परीक्षा होगा, साक्षात्कार नहीं होगा, यानी इंटरव्यू नहीं होगा। लिखित परीक्षा 150 अंकों की होगी और 100 अंक जो होंगे ना वो आपको सिलेबस में आपको बताऊंगा। जो 100 अंक होंगे वो जीएस से होंगे, समान अध्ययन से होंगे और बीएड से 50 अंक होंगे। दोस्तों आप बीएड किए होंगे, उसका ज्ञान आपको होगा और उससे आपको 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओएमआर सीट में इसका एग्जाम होगा। और ध्यान रहे जो बीपीएससी का रेगुलर एग्जाम होता है उस तरह का ये नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। दोस्तों अगर आप एक गलती करते हैं तो आपको आपके 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। अगर आप किसी को छोड़ देते हैं, आप उसका टच नहीं करते, उसके गलत हो जाएगा, तो उस स्थिति में आपको 0 अंक दिया जाएगा और 2 घंटे का एग्जाम होगा। साक्षात्कार बिल्कुल भी नहीं होगा। सिलेबस के बारे में मैं तो बताऊंगा ही दोस्तों, अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप www.bpsc.bih.nic.in पर जा करके पूरे सिलेबस का कॉपी कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण जो यहाँ पर नोट है उसे आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों जो लिखित परीक्षा के परिणाम होंगे, ये नोट नंबर आप 3 देखिए। लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे दोस्तों, ये कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में यहाँ पर क्या होगा कि 2 का समान हो गया अंक, उस स्थिति में क्या वरीयता, किसको वरीयता दी जाएगी? जिसकी उम्र अधिक होगी। दोस्तों जो आरक्षण संबंधी बातें हैं यहाँ पर आप जान लीजिए कि आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आपको निम्न प्रमाण पत्र जमा करने होंगे: जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, मूल निवास प्रमाण पत्र। पिछड़ा जाति एवं अत्यंत पिछड़ा जाति के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। दोस्तों आरक्षित कोटि निम्नवत होगी और उसके आप कोटि कोड में जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, मैं बताऊंगा एक वीडियो में कि आप कैसे फॉर्म आपको फिलअप करना है। तो अनुसूचित जाति एससी के लिए कोड संख्या 2 रखी गई है, जनजाति के लिए 3 रखी गई थी, पिछड़ा वर्ग के लिए 4, पिछड़ा वर्ग के लिए 5 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 7 कोटि कोड रखा गया है। अब एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि अभ्यर्थियों को आयोग शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर
सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अब ध्यान दीजिए, इसे आपको अपने पास अगर नहीं है तो आप इसे अपने पास रख लें। आपका अगर कॉलेज में है, आपका अगर यूनिवर्सिटी में है तो वहाँ से आप निकलवा लें। इसके तहत क्या है, तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र जन्मतिथि के साक्ष्य के लिए नंबर 1, नंबर 2 विज्ञापन की खंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, नंबर 3 है विज्ञापन की खंडिका 3 शैक्षिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र, फिर विज्ञापन की खंडिका 3 शैक्षिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र, फिर नंबर 5 जो है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए दावा करने की स्थिति में। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने चाहिए, होने पर दावा करने की स्थिति में ऐसा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 7 है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र। नंबर 9 है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग द्वारा दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 28/22 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत संबंधी प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में। इस तरह से है दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी के लिए, दिव्यांग के लिए, बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिसमें वह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर 3 वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके हों। केंद्र सरकार, अर्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में तो परीक्षा में भाग लेने हेतु विभागीय अध्यक्ष सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र। मैं इसे जानबूझ करके पढ़ के आपको सुना रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहचान पत्र फोटो युक्त, हाल का खींचा हुआ 4 फोटो आपको आपके पास होना चाहिए। लिखित परीक्षा के लिए जो भरे एवं डाउनलोड किए गए जो आवेदन की प्रति है वो आपको रख लेना पड़ेगा, उसे अपने पास सुरक्षित। उपयुक्त प्रमाण पत्र किसी भी समय मांगे जाने पर मूल में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी प्रभावित, रद्द होनी तथा आयोग शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत अंतिम एवं मान्य होगा। शुल्क पर बात कर लेते हैं तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपया रखा गया है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये रखा गया है। बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवार के लिए 200 रुपये रखे गए हैं। दोस्तों, महिलाओं के लिए यहाँ भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। 35% का जो आरक्षण है यहाँ भी लागू है, यानी शुल्क में भी। दिव्यांग अभ्यर्थियों 40% उससे अधिक के लिए 200 रुपये। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त ये जो बैंक द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के लिए क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको ऑनलाइन आवेदन कब से भरने हैं। ये 5/3/2022 से इसकी शुरुआत हो जाएगी और इसका अंतिम डेट जो है 28/3/2022 है। आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है, अपितु अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों, अंक पत्रों तथा आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों आदि को अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के से संबंधित आवश्यक विस्तृत निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन डाटा को एडिट करने का ऑप्शन रहेगा, जो पेमेंट करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा। अगर आप एक बार पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद
ये उपलब्ध नहीं होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गई किसी भी प्रविष्टि, नाम, पिता, पति, माता, आरक्षण, कोटि इत्यादि को एडिट करने का प्रावधान रहेगा। पेमेंट करने एवं आवेदन के फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद 1 सप्ताह यानी दिनांक 4/4/2022 तक समय दिया जाएगा। यानी आपको इसमें अगर कुछ त्रुटि हो जाती है तो 1 सप्ताह का समय मिलेगा। जिन प्रविष्टियों में फी का निर्धारण प्रभावित होता है, देख लीजिए, जो परिवर्तन नहीं कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। फी जहाँ पर होगा वो आप एडिट नहीं कर सकिएगा। बिहार के मूल निवासी फीमेल अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क का दावा किया गया है, वे पेमेंट करने के बाद बिहार के मूलवासी फीमेल होने के दावे में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। बिहार के मूलवासी SC ST कोटि के अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क का दावा किया गया है, वे पेमेंट करने के बाद बिहार के मूलवासी SC ST कोटि के दावा में परिवर्तित नहीं कर सकेंगे। 40% अथवा उससे अधिक प्रतिशत दिव्यांगता वाले डिसेबल्ड कैटेगरी के अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क का दावा किया गया है, वे पेमेंट करने के बाद दिव्यांगता के प्रतिशत के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। पेमेंट करने के बाद अभ्यर्थी को नाम, पिता, पति, माता के नाम में एडिट करने का अवसर नहीं मिलेगा। उपयुक्त वर्णिक बिंदुओं को छोड़कर शेष फील्ड में अभ्यर्थी वांछित परिवर्तन कर सकेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप अधिक राशि सबमिट कर देते हैं और आप चाहेंगे कि एडिट करके उसे मैं वापस ले लूँ, ये भी नहीं होगा, वापस नहीं होगा। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने रियायती परीक्षा शुल्क का लाभ लेते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और वे एडिट करके दूसरे गैर रियायती परीक्षा शुल्क वाली कोटियों में आवेदन करना चाहते हैं, वे आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व आवेदक अपने रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकता है तथा उसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। ये सभी महत्वपूर्ण बातें हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक जो निर्देश का है वो अक्षरशः पालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरे गए सूचनाओं, मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र में मिलान करने के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि किए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो एडिट आप क्या कर सकते हैं, उसके अनुसार आयोग का क्या निर्णय है, किन किन बातों पर। तो सुधार परिवर्तन हेतु जो प्राप्त बिंदु हैं, आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन के दौरान एडिट की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद प्राप्त किसी भी तरह के परिवर्तन एवं सुधार के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक आवेदक द्वारा भरे गए डाटा को अंतिम समझा जाएगा। इन सब जो बिंदु हैं दोस्तों, ये सभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसको ध्यान में रख करके अक्षरशः पालन करना होगा, तभी आप पूरी तरह से बेहतर तरीके से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मोबाइल, ईमेल में परिवर्तन सुधार की बात जो है, एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद परिवर्तन सुधार संभव नहीं है, इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन करने या भरने के संबंध में भी मैंने आपको बात बताई, वही चीज़ें यहाँ पर भी है। एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में क्या होगा, तो किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द किया जाएगा। उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरांत ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि मैं जो भी सूचनाएं उसमें सबमिट कर रहा हूँ वो पूरी तरह से ऑथेंटिक हो, उसमें किसी तरह की गलती ना हो, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और इसमें आयोग कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगी, ये गलती आपकी होगी और आपकी उम्मीदवारी वहीं पर समाप्त कर दी जाएगी अगर उसमें कुछ इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान अगर आप कर देते हैं तो यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन
आवेदन भर लिया गया है। इंटरनेट का बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, ये भी बात है। माने आयोग पूरी तरह से हाथ झाड़ लिया है, जो गलती होगी आपकी होगी, तो इस पर ध्यान देना है। उम्मीदवार हाल का खींचा हुआ फोटो ही डाउनलोड करें। एक फोटोग्राफ हिंदी एवं अंग्रेजी में, हस्ताक्षर भी आपको स्कैन करवाना है। जो आप अगर एग्जामिनेशन फॉर्म भरे होंगे तो उसी तरह का ये फॉर्म है दोस्तों। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है कि नहीं। अगर इसमें कोई व्यवधान हुआ तो वहाँ भी उम्मीदवारी को लेकर के प्रश्न खड़े हो सकते हैं। इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक जो अभ्यर्थी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है उसकी कम से कम 5 अतिरिक्त प्रतियां में अपने पास वो सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आयोग शिक्षा विभाग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके। दोस्तों, ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान अभी मैंने आपको बताया, उस पर बातें आ रही हैं। और महत्वपूर्ण जो निर्देश है कि अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध जो डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे एवं विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि अगर आप चयनित होते हैं तो इन प्रमाण पत्रों को आपको प्रस्तुत करना होगा। इसमें क्या क्या है एक बार फिर इस पर बात करते हैं। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जन्मतिथि के लिए, विज्ञापन की खंडिका 3 शैक्षिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, विज्ञापन की खंडिका 3 शैक्षिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र, विज्ञापन की खंडिका 3 शैक्षिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, इनका अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आरक्षण के दावा करने वाले विवाहित महिलाओं की जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में वेद प्रपत्र एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र, उसी तरह से स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो उनके पोता पोती नाता नतनी के लिए जो दिया गया है, आयु में छूट का दावा करने वालों के लिए जो निर्गत प्रमाण पत्र होते हैं, साथ ही साथ आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनका दावा करने के लिए आवेदन बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 28/22 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने के मात्र से ही उनकी अभ्यर्थी सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर शिक्षा विभाग अंतिम निर्णय लेगा। योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है, यानी जो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करेंगे वही प्रमाण पत्र आपका मान्य होगा, दूसरा कोई भी नहीं। सभी सूचनाएं www.bpsc.bis.nic.in पर उपलब्ध हैं। दोस्तों, सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस मैं अगले वीडियो में आपको पूरा उसकी जानकारी दूंगा, साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इसकी तैयारी करना है। इसलिए सिलेबस के लिए मैं अलग वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हो जाऊंगा। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सिलेबस पर मैं आपको बहुत कुछ बताने जा रहा हूं।